हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस का मॉडल पेपर जो 2021-22 यानी कि 2022 के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, और ये टर्म 1 था, क्योंकि 2022 में जो एग्जाम होता था क्लास 10th का, वो टर्म के सिस्टम से होता था, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, जबकि सेकंड टर्म में सब्जेक्टिव पूछा जाता था। ठीक है, तो इस पूरे ऑब्जेक्टिव को मतलब फर्स्ट टर्म में 40 सवाल होते थे, 40 ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स के होते थे। 40 सवाल होते थे, 40 मार्क्स भी होते थे और 40 सवाल भी होते थे, और समय आपको 1.5 घंटा दिया जाता था, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, और अभी हम लोग देखने वाले हैं तो 2022 का सेट 1। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 5 वीडियो आएगा जो 2022 का होगा मॉडल पेपर का। तो एक एक करके सारे सेट को अपलोड कर रहे हैं, और इस सेट को अपलोड करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 2025 का एग्ज़ाम जो है बहुत ही सामने है। ठीक है, और 2025 के एग्ज़ाम के लिए सारे जितने मॉडल पेपर हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जितने भी मॉडल पेपर होते हैं वो सवाल जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं मॉडल पेपर से। तो इसलिए इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा एक एक करके सारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्लास 10th, ठीक है, कक्षा 10 और विषय विज्ञान, और समय 1.5 घंटा और पूर्णांक 40, सेट 1, और ये 2021 और 22 का था। और क्या क्या इंस्ट्रक्शन था उस समय कि सभी प्रश्न अनिवार्य थे। कुल 40 प्रश्न हैं, प्रश्न के अंक एक निर्धारित है, और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इस सबको हटाकर हम लोग डायरेक्ट सवाल देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल दिया गया है 2021 वाले 22 वाले में कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी हजामती दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण का। और एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि 2021 के जितने भी मॉडल पेपर थे सारे मैं अपलोड कर दिया हूँ, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और ये फिलहाल 2022 का हम लोग 5 सेट अपलोड करेंगे, उसके बाद 2023, फिर 24, और फिर जो 25 का इस बार आएगा सो। तो सारे मॉडल पेपर को अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको बढ़िया नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आएगा दोस्तों। तो पहला हो गया आपका कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर सेकंड सवाल होगा कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए, आर बराबर क्या होता है 2f। ठीक है, तो आर बराबर 2f तो यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है, तो एक काम कर सकते हैं, एफ को एक साइड रख सकते हैं, और इधर आर है और बट्टे का 2 आ जाएगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बट्टे 2। तो ये तो आपका दिया हुआ है एफ बराबर आर बट्टे 2, तो 2 का हो गया बी। फिर थर्ड सवाल आते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश के अपवर्तन, तो देखिए, यानी कि ये अपवर्तक सता हुआ एक किरण इधर से आता है, और फिर इसको निकलना चाहिए ऐसे, लेकिन ये अभिलंब के इधर मुड़ जाता है, यानी कि अपवर्तन होता है जब इसका, तो उसमें क्या 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 नहीं बदलता है सो पूछा गया। तो देखिए, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका वेग तो बदलेगा, तरंगदैर्ध्य भी बदलेगा, लेकिन वहाँ एक चीज़ होता है जो नहीं बदलता है, उसको आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति जो होता है वो नहीं बदलता है। फिर चौथा सवाल होगा कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो देखिए, अगर अवतल दर्पण का बात करें ऐसे, ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो परावर्तन होता है, तो देखिए यहाँ पे एक फोकस होता है और एक वक्रता केंद्र होता है। तो मान के चलिए कि इधर से कोई किरण आया, तो जब परावर्तन होता है इसका तो ये फोकस से ही जाता है, इधर से भी कोई किरण जाता है तो फोकस से ही कटता है। ठीक है, तो इसको फोकस से जाना होगा, तो इसलिए क्या बोलेंगे कि फोकस, यानी कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है, तो फोकस से। नेक्स्ट सवाल होगा कि किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, सीधा तो उत्तल में ही बनता है, ठीक है, काल्पनिक और सीधा तो उत्तल में बनता है, लेकिन यहाँ पर बराबर आकार दिया हुआ है, इसलिए समतल दर्पण होगा। बराबर आकार का समतल दर्पण में ही बनता है। फिर नेक्स्ट सवाल होगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, दोनों के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट सवाल होगा कि किस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ है कितना, तो 50 सेंटीमीटर, और बोला फोकस दूरी। तो देखिए, एफ बराबर क्या होता है, आर बट्टे 2, एफ बराबर आर बट्टे 2, तो 50/2 यहाँ पर हो गया, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। 7 सवाल हो गया। 8वां सवाल देखते हैं। तो 8वां सवाल क्या होगा, तो 8वां सवाल है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। ठीक है, पहला तो बात ये जान लीजिए, उत्तल लेंस है तो इसका क्षमता प्लस में होगा। ठीक है, इसका क्षमता प्लस में होगा, और 1 मीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि एफ बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1 मीटर, 1 मीटर, और इसकी क्षमता चाहिए, तो पी बराबर क्या होता है 1/f। ठीक है, तो 1/1 आ गया, तो 1/1 बराबर क्या होगा, 1 डायमीटर ही होगा, 1 डायोप्टर ही होगा। ठीक है, तो 1 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, और प्लस होगा क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, प्लस में होती है।
नेक्स्ट बात करेंगे कि किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या हो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। करेंगे प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग कहाँ न्यूनतम होगा, सघन माध्यम में, ठीक है। विरल माध्यम में तो ये होता है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो दिया हुआ निर्वात, जल, वायु और कांच, तो इसमें जो होगा तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा जल में, ठीक है, न्यूनतम जल में होगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि चार डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछा गया है। तो देखिए क्षमता दिया यानी पी बराबर कितना दिया है, 4 डायोप्टर, तो हमको चाहिए फोकस दूरी यानी कि एफ चाहिए। तो पी बराबर तो होता है 1/f। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग चेंज करें तो एफ बराबर 1/p भी हो सकता है। तो एफ बराबर अगर 1/p होगा तो एफ बराबर हो जाएगा 1 और बट्टे पी में आ जाएगा 4। अगर 100 लगाएंगे क्योंकि मीटर में लगाना है तो 4 तो 25, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट होगा 12वां सवाल कि किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता। उत्तल लेंस तो पहला तो ये तो प्लस में होगा, ठीक है, पहला तो ये पता चल गया कि उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा। तो फोकस पूछा है, फोकस है तो आपका 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्षमता पूछा है तो पी बराबर क्या होगा 1/f यानी कि 1/50 और गुना मारेंगे 100 से, तो 50 को 2 से गुना करेंगे, ये 2 से डिवाइड अथी करेंगे तो 2 आ जाएगा यानी कि 2 डाईऑप्टर, ठीक है, 12 का हो जाएगा डी। फिर आगे आपका 13वां प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ पर होता है, निर्वात में, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह आ गया आपका निर्वात का। फिर है दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी कौन होता है, श्वसन। श्वसन जो होता है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। देखिए चिप्स के पैकेट में जो गैस डाला जाता है विकृत गंधिता यानी खराब होने से, संक्षारण होने से, या विकृत गंधिता यानी गंदा जो आपका स्मेल आने लगता है, उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस डाला जाता है उसमें, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। 16 नंबर सवाल होगा कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया होती है, जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट 17 नंबर होगा कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो उपचयन का मतलब होता है, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ZnO+C और फिर Zn और प्लस CO। तो देखिए C जो है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है ये देखना है। तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा है, तो कार्बन जाके जुड़ा है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि कार्बन का यहाँ पर क्या हुआ होगा, उपचयन हुआ होगा। फिर 18वां नंबर सवाल आते हैं कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो इसमें ये देखना है कि आपका यानी कि उत्पाद और प्रतिफल जो है, ठीक है, यह आपका बराबर है कि नहीं, यानी कि दायां और बायां पक्ष समीकरण का बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से चेंज करेंगे, चेक करते हैं, डी नंबर से चेक करना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए कॉपर 2 ठो है और यहाँ कॉपर 1 ठो है, यहाँ ऑक्सीजन 2 ठो, यहाँ 100, तो ये तो होगा नहीं। फिर आ गया 4 गो एल्यूमिनियम, यहाँ एल्यूमिनियम 2 ठो, ये भी नहीं होगा। H2 H2 2 2 4 हो गया यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, ए, ठीक है, ए नंबर जो होगा उस समीकरण संतुलित है। फिर बात करेंगे दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए पीबी लेड यानी शीशा, तो पीबी लेड यानी शीशा और कॉपर क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ बन रहा है PbCl2 यानी कि क्लोराइड और प्लस कॉपर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि हो रहा है ये कि पीबी जाकर जुड़ जा रहा है किससे, Cl2 से, ठीक है, और कॉपर को जाके विस्थापन कर दिया, तो कॉपर को जाके विस्थापित कर दिया गया, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर के दिए गए पदार्थ में कौन से गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो गंधीय सूचक की तरह प्याज जो है वो व्यवहार करता है। फिर हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, CaSO4 × 1/2H2O। नेक्स्ट है बिरंजा चून का सूत्र। तो बिरंजा चून का सूत्र होता है CaOCl2 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट बात करेंगे इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। एक चित्र दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा अभिक्रिया है ये। तो देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि कैथोड एनोड वगैरह जो है बैटरी प्रवाहित किया गया, कैथोड और एनोड बनाया गया है, तो इससे जो होता है ना तो टूट रहा है, ठीक है, इसमें टूट रहा है, तो कोई भी अगर यौगिक टूटता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, इसलिए खट्टा लगता है। अब बात करेंगे 25 नंबर सवाल कि तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है। तो तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि जल जो होता है ना, जल में अम्ल या क्षारक जब मिलाया जाता है तो उसके प्रति इकाई आयतन में H और OH- जो होता है उसमें कमी हो जाता है, ठीक है, तो 25 का हो जाएगा C। नेक्स्ट होगा 26 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। प्रकाशीय वियोजन का यानी कि प्रकाश जब पड़ेगा और उससे वियोजन यानी टूट जाएगा तो हो जाएगा AgBr और बराबर Ag और
Pr, ठीक है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। तो आपका यही हो जाएगा 26 का ए। नेक्स्ट है अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो होता है अपना भोजन ग्रहण कुटपाथ से करता है। नेक्स्ट है पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? यानी कि वसा को तोड़ता कौन है, ठीक है, तो वसा को तोड़ने वाला कौन है? पित्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? देखिए अमरबेल में तो होगा नहीं, कवक और अमीबा इस सब में नहीं होगा, तो बच गया आम, ठीक है, आम में होगा स्वपोषी पोषण। नेक्स्ट सवाल होगा मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहते हैं। फिर है 32वां नंबर की उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई वृकाणु कहलाती है, जिसे नेफ्रॉन भी कहा जाता है। 33वां सवाल होगा कि वृक्क की क्रियाशीलता वृक्क की जो क्रियाशीलता होती है कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो वृक्क की जो ये क्रियाशीलता होती है उसको यहाँ से निकालने की जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है डायलिसिस यानी कि अपोहन। डायलिसिस यानी कि अपोहन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जनन की मूल घटना क्या होती है? तो जनन की मूल घटना होती है डीएनए की प्रतिकृति बनाना या बनना, ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति बनना। 35वां सवाल होगा कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो दिया गया जो चित्र है वो दिखाता है बहुखंडन को। नेक्स्ट सवाल है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसे निषेचन कहा जाता है। उसके बाद 37वां सवाल होगा कि लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो वो टेस्टोस्टेरोन होता है। आगे 38वां सवाल है सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। आगे 39वां सवाल होगा कि जैव गैस का मुख्य घटक। तो जैव गैस का मुख्य घटक जो होता है मीथेन होता है, CH4, ठीक है, मीथेन गैस होता है। आगे है महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो उसका जो अंतर होता है वो अंतर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार हम आप लोग देख रहे हैं कि 40 सवाल पूरा कंप्लीट 1 से लेकर 40 सवाल का ऑब्जेक्टिव सवाल आंसर आपको दे दिया गया है। तो ये सेट 1 आज हम लोग कंप्लीट किए हैं 2022 का। उसके बाद अगले वीडियो में सेट 2, फिर 3, 4, 5 और फिर 2023, 2024 और 2025 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और सेट वाइज, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये सब वीडियो पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।